जो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है हमारा, वो फोकस्ड है एक आइडिया के ऊपर। आइडिया ये कि भाई अब तक हम ये करते थे कि हम करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके प्रोड्यूस करते थे फोर्स, जिससे हमें मिलती थी मोशन यानी मूवमेंट। कंडक्टर हमारा मूव किया करता था। हम अब ये चाहते हैं कि हम करंट को प्रोड्यूस करने का मामला बनाए, कुछ ऐसा सेटअप करेंगे जिससे हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो सके हमारे कंडक्टर के अंदर। तो हमने उन दो चीजों का इस्तेमाल करना चाहा जो इसके अलावा थी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया वो ये था कि हमने कॉइल ऑफ वायर लिया जिसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और आप चाहे तो इसको गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है। हमने चाहा कि हम मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आए और देखें कि क्या मैग्नेट से आपके कॉइल में कोई करंट वगैरह पैदा होता है या नहीं। तो जब हमने मैग्नेट को कॉइल के पास प्लेस किया तो हमारे पास वोल्ट मीटर में हमें कोई रीडिंग नजर नहीं है। देयर वाज नो वोल्टेज इंड्यूस्ड, देयर वाज नो करंट प्रोड्यूस्ड, नथिंग। ना कोई वोल्टेज आया, ना कोई करंट प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन। फिर हमने सोचा कि भाई प्रोबेबली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मैग्नेट कॉइल से शायद दूर है। अगर मैं इसको किसी तरह मैग्नेट को कॉइल के करीब ले आऊं तो हो सकता है कि हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो जाए। तो हमने ऐसा किया, हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करना शुरू किया। जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव होना शुरू हुआ तो हमने देखा हमारी नीडल पे डिफ्लेक्शन आई। हमारी नीडल पे एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। ये इस बात का प्रूफ था कि हाँ भाई कॉइल में एक वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। 2 मिली वोल्ट मिसाल दी है मैंने सिर्फ समझाने के लिए। अगर ये गैल्वेनोमीटर होता तो मैं समझ जाता कि हमारे कॉइल में करंट पैदा हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। इसकी रिफ्लेक्शन इस बात को शो करती कि मेरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि प्रोबेबली ये करंट इसलिए इंड्यूस हुआ क्योंकि मैंने मैग्नेट को फील्ड के थोड़ा करीब कर, वो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के थोड़ा करीब कर दिया। शायद पिछली बार ये दूर था और मैग्नेट की फील्ड लाइंस कॉइल तक नहीं पहुंच पा रही थी, तभी वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो इस सोच में रहते हुए मैंने बोला भाई फिर ऐसी बात है तो क्यों ना मैग्नेट को उठा के कॉइल में ही रख दिया जाए। फिर तो ये कह लो कि एक जो हमारे जहन में एक डाउट है कि भाई प्रोबेबली द मैग्नेट वाज नॉट इंटरैक्टिंग विद द कॉइल एंड देयरफॉर वी हैड नो वोल्टेज, ये डाउट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिस टाइम व्हेन द मैग्नेट इज इनसाइड द कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंफर्मली इंटरैक्टिंग विद द कॉइल। पर to our surprise when we did that the voltage again becomes zero. See, the voltage again became equal to zero. Now this was kind of like alarming for us. It was like, how in the world is the voltage zero even though the magnet is inside of the coil? There's 100% interaction of field lines with the coil over here right now, 100% interaction. So we planned on like pulling the magnet out. हमने बोला यार इसको निकालो magnet को बाहर. I have no idea what's going on over here. So we pulled the magnet out. When we pulled the magnet out, we again saw deflection. Although this time the deflection was in the opposite direction, but we saw a deflection going on over there. This actually gave us a conclusion. The conclusion was, we now know how an EMF is induced. We now know what to do to make voltage. That is, we have to move the magnet with respect to the coil. In technical terms, the field lines that were interacting with the coil, there must be a change in their interaction. There must be a change in their interaction.
So when the field lines interact with the coil and there is a change of interaction going on over there, we say कि हाँ भाई, there will be an EMF induced. ये जो change in interaction है, इसको हम कहते हैं change in magnetic flux linkage. चेंज ऑफ इंटरैक्शन आ रहा है किस चीज का? इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस with the coil. See, the change of interaction of magnetic field lines with the coil, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. जो फ्लक्स का वर्ड है, फ्लक्स बेसिकली मींस क्वांटिटी. क्या हम ये कह सकते हैं देयर वाज अ ह्यूज फ्लक्स ऑफ पीपल इन द मार्केट? See, तो फ्लक्स इज फॉर रेफर्ड फॉर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स is basically the quantity of magnetic field. And magnetic flux linkage, this means the interaction or the linking of the magnetic field lines with the coil. ये magnetic field lines coil को जहां जहां कट कर रही होंगी, जहां जहां उनसे लिंक हो रही होंगी, that is called the magnetic flux linkage. So magnetic flux linkage is in simple terms called the cutting or the interaction of magnetic field lines with a coil of wire. Now, once we know how to have some EMF induced, now we started working on how to increase that EMF induced. But we know that we have to move a magnet with respect to the coil. Either move the magnet towards the coil, away from the coil, or move the coil towards the magnet or away from the magnet. दोनों में से कोई भी एक काम करो. Either move the magnet or move the coil, so that the interaction has a change in it. Once through that, अब हमने working करना शुरू करी how to increase that EMF induced. So one by one, we started changing a few parameters. Like for the first thing we did was we increased the number of turns of the wire. We used more coiling. When we use more number of turns, there was more interaction. Although the field was same, but because of the increase of number of turns, आपके पास cutting points बढ़ गए थे. We had more change in magnetic flux linkage, so we got more voltage. So we figured out one way of increasing the voltage induced, and that is by increasing the number of turns. The greater the number of turns, the larger is going to be the EMF induced. Then we tried on using a stronger magnet, a magnet that had more fields, say a stronger field. We used the same old coil that we were using before, ताकि results unbiased रहे, and we increased a stronger magnet. So when we used a stronger magnet this time, we again got a higher voltage. अब तो मुसविर वो सिर्फ उस वक्त तक हो रहा होगा जब तक मैग्नेट मूव कर रहा होगा. You're gonna stop this magnet, आपके पास EMF induced भी रुक जाएगा. तो if you are just आपने बस पुश करके रोक दिया अगर मैग्नेट को, तो वोल्टेज भी बन के रुक जाएगा. But if you're moving the magnet, तो वोल्टेज बनता रहेगा. So we found out two ways: using a stronger magnet, using more number of turns of coil. The third was increasing the speed of the magnet. Moving the magnet faster also increased the EMF induced. Moving the magnet faster also increased the EMF induced. Means there was a greater change in a shorter time. तो हमें एक और बात का अंदाजा हुआ कि भाई time also matters. Time is also one of the defining factors. कि आपके पास कितना voltage बने. If you bring the same change in less time, you'll have more voltage. If you bring the same change in less time,
you'll have a greater voltage. Means it was not just the change of magnetic flux linkage, it was the rate of change of magnetic flux linkage. Matlab, it's not just about the change that happens, it's also about how quickly that happens. The rate of change decides the amount of voltage induced. When you move the same thing slower, you had less voltage. When you move the same thing faster, you got more voltage out of it. यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो. इन तमाम बातों को सर माइकल फैराडे ने अपनी एक सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूड किया. उन्होंने कहा द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन योर कंडक्टर is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. कि आपके पास जो वोल्टेज बनता है that is proportional to the rate of change of the magnetic flux linkage. Rate of change means how quickly is that interaction changing with the coil. क्योंकि जब आप मैग्नेट को आगे लेके जाते हो तो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन बढ़ता है. Magnetic fields are able to cut more and more number of field lines. So they are able to cut more and more number of field lines. So this is the change of interaction that goes on. So when you move the magnet faster, this change, this increase of interaction happens in a shorter time interval. जल्दी होता है. तो जितना जल्दी करोगे इंटरेक्शन में चेंज उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा करोगे. इसको रीड कर लो. अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो ताकि मैं वो क्लियर कर. कंडक्टर मेरे बच्चे कॉइल ऑफ वायर को कहा जा रहा है क्योंकि द कॉइल इज वन जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है. अच्छा भाई, तो यहां तक वी लर्न हाउ is the voltage induced in a coil of wire. Faraday was able to incorporate every single idea of the experiments that we have discussed before. कि भाई, how are you going to produce more voltage? What is the way of producing a voltage? ये तमाम बातें हो गई, you know. But Faraday's statement failed to answer one question. And the question was,
why in the world the deflection was in the opposite direction when magnet was pulled out? What happened at that point that when the magnet was pulled out, you had a deflection in the opposite direction? Now, to give an answer to this, we have to study Lenz's law. Lenz made a correction in Faraday's statement. Therefore, Lenz's law is sometimes also referred to as Faraday's correction. Lenz's law said that the EMF induced in the conductor is such that it opposes the change which produces it. Now, in the very first go, you have no idea what this statement actually means. In other words, like, क्या मतलब क्या है इसका? EMF induces conductor is such that it opposes the change which produces it. I mean, what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूं. इसका मतलब ये था कि when you are going to insert a magnet in a coil, तो कॉइल में एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो आपके मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा. तुम्हें इतना तो पता है ना कि भाई when the magnet's gonna move, field lines are gonna interact with coil and there will be a voltage and a current in your coil. So Lenz said that the current that will be produced or induced in your coil will be of such direction that it will oppose the motion of this magnet. If you're trying to push the magnet in, the current formed will try to push it out. If you're trying to pull the magnet out, the current in the coil produced will be in such a way that it will try to pull it back in. It will do exactly opposite to what you are trying to do. अब सवाल ये बताओ, how can a current do that? How can a current affect the movement of a magnet? Current हाथ बढ़ा के रोकेगा क्या उसको? तो करंट जब भी कभी किसी कॉइल में प्रोड्यूस होता है, रिमेंबर there is a magnetic field produced around that coil. Whenever there is a current in a coil, there is always a field around that coil. तो करंट मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना के. If you're trying to push the magnet in, कॉइल में करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इस साइड पे वही पोल आ जाए जिस पोल से आप इंसर्ट कर रहे थे, ताकि मैग्नेट को रिपल्जन फील हो. सही, आपका करंट कॉइल में ऐसा प्रोड्यूस होगा कि आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, वो उसे रिपेल करे. तो रिपेल करने के लिए वो सेम पोल बना देगा. आप अभी साउथ से इंसर्ट करने की कोशिश करते, उसको अपोज करने के लिए, उसको रिपेल करने के लिए वो यहाँ पे साउथ बना देता, यहाँ नॉर्थ आता. करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा आपके कॉइल के अंदर कि उस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की मोशन को अपोज करे. एंड द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. If you're trying to pull the magnet out, अब मैग्नेट को बाहर जाने से रोक रहे, तो मैग्नेट नीड्स टू बी अट्रैक्टेड बैक. तो कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, इट विल बी ऑफ सच नेचर कि वो ऑपोजिट पोल बना देगा. यहाँ ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा आपके कॉइल में कि यहाँ आपके मैग्नेट का ऑपोजिट पोल आ जाएगा, ताकि उससे मैग्नेट अट्रैक्ट हो सके और बाहर जाना उसके लिए मुश्किल. अभी अगर आपके पास यहाँ साउथ पोल होता और आप उसे पुल आउट कर रहे होते, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाता ताकि वो अट्रैक्ट करे. तो करंट अपनी डायरेक्शन के हिसाब से अपने अराउंड पोल्स पैदा करता है. करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से अपने अराउंड पोल्स पैदा करता है. तो ऐसा करंट बनता है कॉइल के अंदर, ये बाय नेचर होता है. मतलब हमने तो ऑब्जर्व किया था कि जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे इन टू एंड आउट ऑफ द कॉइल, तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैग्नेट को कोई चीज रोकना चाहती है हर बार. आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाते थे, आपको रिपल्जन फील होती थी. पुल आउट करते थे, आपको अट्रैक्शन फील होती थी. तो आप ये देख रहे थे कि कॉइल में एक ऐसा करंट बन रहा है जो मेरे मैग्नेट की मूवमेंट को रेजिस्ट किया जा रहा है. मैं इंसर्ट करना चाहता हूं तो रिपेल करता है, मैं पुल आउट करना चाहता हूं तो अट्रैक्ट करता है मुझे, मेरा पास कॉइल. तो लाजमी है कि कॉइल का करंट ऐसा होता होगा कि ये पोल्स जो उसके अराउंड आते होंगे, ये पोल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं. तो हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि भाई कॉइल के अंदर अराउंड एक ऐसा करंट पैदा हो जाता था कॉइल के अंदर जो मैग्नेट की मोशन को रेजिस्ट करता था. तो जब इंसर्ट करते थे तो लाइक पोल बना देता था ताकि रिपेल हो, और जब एग्जिट करवाते थे तो अनलाइक पोल बना देता था ताकि अट्रैक्शन हो.
ये काम करंट खुद करता था। ये बाय नेचर ही कॉइल में करंट ऐसा प्रोड्यूस होता था कि ये वाला फिनोमेना आपको होता हुआ नजर आए। इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि आप बोले मैं मैग्नेट को इंसर्ट भी करूं और कॉइल में एक ऐसा करंट बन जाए जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, ये नहीं हो सकता। ये अगेंस्ट द नेचर है। नेचर का कॉन्सेप्ट यह था भाई कि आपके मूवमेंट को रेजिस्ट किया जाए। और अभी मैं आपको एंड में इसका रीजन ही बताऊंगा कि नेचर ऐसा क्यों करता है। बहरहाल हमें इतना अंदाजा हुआ कि ऑपोजिशन होगी, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने पोल्स पता लगा लेने हैं कि आपके पास कहाँ नॉर्थ आएगा कहाँ साउथ कॉइल। कैसे पता लगा लेने हैं? ऐसे पता लगा लेने हैं कि जब आप मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे होगे तो आप देखोगे भाई किस पोल से इंसर्ट किया जाए, और इंसर्शन पे रिपल्जन होती है, तो वही पोल आपने उस साइड पे बना देना और अगले पे साउथ, यानी उसका ऑपोजिट। अगर आप मैग्नेट को पुल आउट करने का काम कर रहे हैं तो आपने देखना आप किस पोल से बाहर निकल, अट्रैक्ट करने के लिए उसका ऑपोजिट पोल आप वहां बना देंगे। और वंस आपको ये पता चल गया कि आपके कॉइल पे नॉर्थ और साउथ कहाँ आ रहे हैं, फिर आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करके करंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉइल फाइंडिंग में पहले आपको करंट नहीं पता चलेगा, फाइंडिंग में आपके पास कह रहे हो कि सबसे पहले आपको करंट नहीं पता चलेगा, आपको पहले पोल्स पता करने पड़ेंगे और फिर पोल्स पता करके आप जो है वो करंट फाइंड आउट। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि यू हैव अ नॉर्थ ऑन दिस साइड एंड साउथ ऑन द अदर, आप अपने थंब को प्लेस करो नॉर्थ की तरफ और फिंगर्स कर्ल करना राइट हैंड की। आप खुद देखोगे कि आपके पास फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही, पोल्स आपको मैग्नेट की पता चलेगी। मेरे बच्चे, coil doesn't change directions, coil stays the same, the current in the coil changes its direction. और करंट अपनी मर्जी से पोल्स नहीं बनाता, ये करंट का नेचर है कि भाई आपके पास जब भी करंट ट्रैवल करेगा कंडक्टर में तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होगी, जिसको आप राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड आउट कर सकते थे, फिर वो स्ट्रेट वायर में हो या कॉइल के अंदर हो। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता था उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बननी ही बननी थी, और यहाँ पे भी बनी। The current in the coil poles basically changes according to the movement of magnet. Yes, Bushra, according to the movement of magnet, आपके poles flip होते हैं। मैं इसका रीजन समझाता हूँ कि ये अपोजिंग नेचर वाला मामला हुआ ही कि भाई why is it कि when you move the magnet in you get the same pole and when you pull the magnet out you get an opposite pole? Why is that? Why is it resistance or repulsion necessary for it? कि बगैर रिपल्जन के या बगैर रेजिस्टेंस टू मोशन के क्या करंट नहीं बन सकता था?
असल में देखो, आप सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आपको पता है कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय, ये बस सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे में। अगर इस कॉइल में करंट बनना था तो इसका मतलब इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आनी थी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आने के लिए कहीं से तो एनर्जी आनी चाहिए थी ना, क्रिएट थोड़ी हो जाएगी। वो था आपके मैग्नेट की कैनेटिक एनर्जी। आपके मैग्नेट की कैनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मैग्नेट के लिए जरूरी था कि जब तक वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और लूज करने के लिए नेचर ने एक ऐसा पोल बना दिया था यहाँ पे कि वो मैग्नेट की मोशन को अपोज करता था, ताकि मैग्नेट स्लो डाउन हो और अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर सके, एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। बात दोबारा रिपीट करता हूं मैं इसको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन रही थी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैग्नेट से बन रही। जब आप मैग्नेट को मूव करवाते थे तो नेचर एक ऐसा पोल बना देता था इस एंड पे जो आपके मैग्नेट की मोशन को रेजिस्ट करे, क्योंकि जब तक मैग्नेट की मूवमेंट रेजिस्ट नहीं होगी मैग्नेट स्लो डाउन नहीं होगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लीव नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मैग्नेट को काइनेटिक एनर्जी लूज करनी थी, और काइनेटिक एनर्जी लूज करने के लिए उसकी मूवमेंट को रेजिस्टेंस मिलनी जरूरी थी। तो बाय नेचर ही आपके पास यहाँ पे मैग्नेट को रेजिस्टेंस मिल रही थी। मेरे बच्चे, इफ इट वोंट, हाउ वुड काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी प्रोड्यूस्ड? इट्स तो ऐसा है कि बॉल ऊपर से नीचे भी ना गिरे और स्पीड भी पकड़ ले। If you the ball has to lose its potential energy so that it can convert into kinetic. Until and unless the ball loses potential, it cannot gain kinetic. One form of energy must decrease so that the other form of energy can increase. The same thing happens over here. A magnet is bound to lose its kinetic energy in order to produce electricity. If a magnet won't lose its kinetic energy, you will never have electrical energy produced. वरना तो हमारे पास हमेशा फ्री एनर्जी होती, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने छत के ऊपर बड़ा सा कॉइल लगाते, उसमें मैग्नेट ले जाके रख देते, बिजली बिजली होती, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउट ऑफ नथिंग, दैट कैन नॉट हैपन। So you need to do work, you need to keep on pushing the magnet, or you need a machine that keeps on moving the magnet, जो हमारे घरों में जनरेटर्स कर रहे होते हैं। Generators in our home, they're attached to, like, you can say, engines. These engines move the coil between the poles of a magnet so that you can have voltage induced. Exactly, Ali. But you can give it a read as well over here and see if you have any questions.
अच्छा देखो, to get an answer to that questions of yours कि भाई how is the kinetic energy reduced? Kinetic energy depends on speed, and when something experiences a resistive force, it slows down. So when it slows down, definitely kinetic energy decrease होगी उसकी. ये वही वाली बात है एनर्जी कंजर्वेशन वाली कि भाई one energy decreases, the other one increases. अच्छा, there's one thing called magnet falling through a coil of wire. इसमें हम क्या करते हैं कि we have a coil of wire connected to a galvanometer and we let the magnet fall through it. हम उसको कॉइल के अंदर से गिरने देते हैं कि वो कॉइल के अंदर जाए और दूसरी तरफ से वापस बाहर आए. क्वेश्चंस जनरली ये पूछे जाते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपके कॉइल में जो करंट बन रहा होगा या जो वोल्टेज बन रहा होगा वो कैसे चेंज होगा. तो इस सवाल का जवाब निकालने के लिए ना आप इन और आउट इन दो चीजों में फोकस कीजिए. When a magnet goes into a coil, let's say for example it enters using a south pole, तो यहाँ साउथ पोल बना देगा ऊपर, क्योंकि आपने भी लेंस लॉ पढ़ा था कि भाई मैग्नेट की मोशन को अपोज करना है. तो इंसर्ट होते हुए लाइक पोल बनता है और एग्जिट होते हुए अनलाइक बनता है. तो जब मैग्नेट इंसर्ट होगा तो लाइक पोल बनेगा. तो यहाँ पे ये हुआ कि भाई साउथ से मैग्नेट इंसर्ट कर रहा था तो इधर साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल आया. तो इसके मुताबिक आपने करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया होगा यूजिंग राइट हैंड ग्रिप. तो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन आई होगी इट कुड हैव बीन लाइक दिस. You can point your thumb downwards and curl your fingers. You'll see your fingers are curling in that. इन्होंने भी एरोस बनाए. और जब मैग्नेट एग्जिट हो रहा होता है तो वो अनलाइक पोल बनाता है क्योंकि उसे अट्रैक्शन फील होनी है. अब एंटर साउथ हुआ था, लेकिन लाजमी बात है जब इस वाले एंड से मैग्नेट पूरी तरह से एग्जिट कर रहा होगा तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा जो इस एंड से बाहर जा रहा होगा. तो अब जब नॉर्थ बाहर जा रहा है तो इधर साउथ बन जाएगा नीचे और ऊपर आएगा नॉर्थ पोल. तो आप देखिए पोल्स जो आ रहे थे वो उल्टे हो गए. तो राइट हैंड ग्रिप टूल लगाएं, आप थंब को ऊपर वाले नॉर्थ की तरफ पॉइंट करें और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो आप देखेंगे आपका कॉइल में करंट ऐसा बन रहा. कॉइल में करंट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है. तो आप ये देखते हैं कि भाई हाफ ऑफ द टाइम आपके पास करंट एक बना, अगले टाइम करंट दूसरा बना. पेपर में आपसे जो पूछा जाता है, जिस हद तक पूछा जाता है वो ये है कि आप डिफ्लेक्शन बताइए नीडल की. तो हम कहते हैं भाई नीडल एक बार एक साइड में डिफ्लेक्ट होगी तो दूसरी बार दूसरी साइड में डिफ्लेक्ट. बस इतना बताना होता है, इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं. और ये भी नहीं बताना होता किस तरफ होगी एक, क्योंकि एक डायरेक्शन तो वो खुद बताता है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मैग्नेट इंसर्ट हो रहा था तो उसने बोला नीडल डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट. अब पूछेगा भाई जब एग्जिट कर रहा होगा तो बताइए वे वुड द नीडल डिफ्लेक्ट. तो आप बोल सकते हैं इट विल डिफ्लेक्ट टू द राइट एंड देन रिटर्न बैक. क्योंकि जब एक बार मैग्नेट निकल गया और दूर चला गया फिर थोड़ी वोल्टेज बनेगा आपके पास. इट विल मोमेंटरीली डिफ्लेक्ट टू द राइट एंड देन कम बैक. इट विल देन बिकम इक्वल टू जीरो. तो ये वो चीज है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. इसकी रीजनिंग मैंने यहाँ पे दी हुई है और उसका ग्राफ बना के साइड में दिखाया. ये थोड़ा फार फेच्ड है ग्राफ वाला मामला, कॉमनली नहीं पूछा जाता आपसे बिल्कुल भी, ये आगे के लेवल के लिए. वालेकुम सलाम. जब मैग्नेट बिटवीन में होता है ना बेटा तो नॉर्थ इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा होता है और साउथ एग्जिट से. नॉर्थ क्योंकि अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो रिपल्जन के लिए इंसर्ट पे आपको होता है लाइक पोल बनता है.
और एग्जिट पे अनलाइक। तो ऊपर भी नॉर्थ बनने की कोशिश कर रहा है, नीचे भी नॉर्थ बनने की कोशिश कर रहा है, तो करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। इसलिए जब वो बिल्कुल मिडिल से गुजरता है तो फॉर अ शॉर्ट टाइम आपके पास वोल्टेज और करंट होता ही नहीं है। इसको अपने जहन में बिठा लो बेटा फिलहाल इतने उसमें परेशान ना हो, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे। बस इतना जहन में रखो कि दोनों साइडों पे सेम पोल बन जाता है जब मैग्नेट मिडिल से गुजर रहा हो। इस नॉर्थ को अंदर आने से रोकने के लिए वो यहाँ पे नॉर्थ बना देता है, और साउथ को बाहर जाने से रोकने के लिए भी यहाँ पे नॉर्थ बना, ताकि इस साउथ को अट्रैक्ट कर सके और इस नॉर्थ को रिपेल कर सके। लेकिन एक वक्त में दोनों जगह पे एक पोल थोड़ी बन सकते, तो जो करंट होता है वो किसी डायरेक्शन में घूम ही नहीं पाता आपके। ठीक है भाई, तो वी गोना कीप दिस टिल हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वी गोना स्टार्ट विद एसी जनरेटर्स। टिल देन टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज।